नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपका दोस्त और होस्ट निशेष वासव आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासव। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ वो एक्टिंग के टेक्निकलिटी से रिलेटेड है। आप इसे अभिनय का आधारभूत संरचना कह सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा अभिनय टिका होता है एक अभिनेता का। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप समझ गए हो मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। मैं आज अभिनय के जो अलग अलग 9 तरह के भाव होते हैं उसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जो 9 तरह के अलग अलग भाव होते हैं जो एक अभिनेता को अपने जहन में, अपने सेंस मेमोरी में हमेशा संजो कर रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसे जब जब ज़रूरत पड़े उसे उस खजाने से बाहर निकालकर अपने एक्ट में, अपने अभिनय में लाना चाहिए, ताकि दर्शकों को वो सारे रस प्राप्त हो सकें जो उस भाव को एक्ट करने के बाद मिलता है। तो वो जो 9 तरह के भाव होते हैं जो एक अभिनेता को अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए और लाना पड़ता है, तो मैं एक एक करके उनका नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ भी दूंगा। और हो सके तो मैं वीडियो में उन अलग अलग भावों के फ़ोटोग्राफ्स भी डालूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ पाए, और मैं अपनी भी चेहरे के भाव भंगिमा से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस भाव में आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाव जो होता है वो होता है श्रृंगार। जी हाँ, श्रृंगार भाव। बहुत लोग इसको रस कहते हैं, लेकिन रस कहना सही नहीं है, क्योंकि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, हर एक एक्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए नाट्य शास्त्र। सबसे पौराणिक एक्टिंग का एक ऑथेंटिक बुक है। आज के ज़माने के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि ये बहुत साल पहले लिखा गया था, हज़ारों साल पहले लिखा गया था नाट्य शास्त्र। इसके पीछे की एक कहानी है कि जब स्वर्गलोक में इंद्र बोर हो रहे थे, मतलब उन्हें मनोरंजन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा। तो ब्रह्मा के कहने पर भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र को लिखा, जो कि सबसे पहली पुस्तक है अभिनय के ऊपर। आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। उसमें आपको अलग अलग भाव, यानी अलग अलग इमोशन के बारे में बताया गया है, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, अलग अलग सिचुएशन बताया गया है, कितने प्रकार के प्रेक्षागृह होते हैं, यानी थिएटर जहाँ लोग नाटक करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें बनाने का सही तरीका कितना होता है कि लास्ट तक ऑडियंस को सुनाई दे जो एक्टर बोल रहा है। तो उस किताब को हो सके तो आप पढ़ें। उसका PDF भी है, अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगी मिलती है। उसकी 4 वॉल्यूम है अलग अलग, क्योंकि एक वॉल्यूम में उसको पूरा संग्रहित करना बहुत मुश्किल है, तो उसका 1200 या 1600 के आसपास दाम है। मैंने तो PDF डाउनलोड करके पढ़ लिया था। तो ज़रूर पढ़ें। थोड़ा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको जानकारी लेने की बात हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको रोमांचित करती हो। एक अभिनेता को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए नाट्य शास्त्र की, भरत मुनि द्वारा लिखा गया। तो चलिए, भरत मुनि ने एक्चुअली अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 भाव बताए थे। एक बाद में ऐड हुआ जो कि शांत रस था। शांत भाव, रस कहना ठीक नहीं होगा। रस तो ऑडियंस जो आपके एक्ट के बाद फील करती है उसे रस कहते हैं, और आप जो एक्ट करते हैं उसे भाव कहते हैं। यानी एक्टर उस भाव में होता है, ना कि रस होता है। रस तो पान करता है दर्शक। तो समझें इस बात को, भाव और रस में अंतर होता है। रस रिसीवर के पास है,
और आप सेंडर हो, एक्टर एक सेंडर है, तो सेंड क्या, आप भावना को सेंड कर सकते हो, और जो प्राप्त करके दर्शक जिस फीलिंग्स को अपने भीतर अनुभूत करते हैं उसे रस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो पहला जो भाव होता है वो होता है श्रृंगार भाव, यानी लव। आप लव किसी से भी कर सकते हैं, पत्नी से हो सकता है, अपनी प्रेमिका से हो सकता है, या आप किसी की खूबसूरती को देखकर इतना फैंटेसाइज हो गए कि आप उसके तरफ आकर्षित हो गए, अपने अपोजिट सेक्स के तरफ आकर्षित हो गए, जिसे फर्स्ट साइट लव कहते हैं। तो ये सारे श्रृंगार रस में आते हैं। श्रृंगार भाव में मेरे भी जुबान पे रस ही चढ़ गया है, लेकिन वो भाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी आँखों में प्यार होना चाहिए। जैसे आप अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं तो आप किस तरह देखेंगे, आप उससे बात कर रहे हैं तो किस तरह बात करेंगे। अभी मैं हार्श बोल रहा था, लेकिन अभी जब मैं श्रृंगार भाव में बोलूँगा तो मेरी आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी। मैं प्यार से बोलूँगा, मैं आहिस्ते आहिस्ते बोलूँगा, मैं सहला कर बोलूँगा, जैसे बदन को छू रहा हो मेरी आवाज़, अंतरात्मा को छू रही हो मेरी आवाज़, और मेरी आँखों में वो प्रेम होगा। चेहरे पे हल्की मुस्कान होगी। तो ये श्रृंगार रस हो गया। चूँकि 9 तरह के भाव के बारे में मुझे बात करनी है तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और सेकंड आता है करुण रस। जी हाँ, करुण भाव, और जो दर्शकों तक पहुँचे वो करुण रस। तो करुण भाव में क्या होता है, जैसे आप अपने माँ से जिस तरह बात करते हैं, जिस इमोशन के साथ बात करते हैं, आप अपने भाई से जिस इमोशन के साथ बात करते हैं, आप अपने बहन से जिस इमोशन के साथ बात करते हैं, आप अपने पिता से जिस इमोशन के साथ बात करते हैं, या किसी रिश्तेदार से जिस इमोशन के साथ बात करते हैं, तो वो करुण रस हो गया। उसमें आपको मान लीजिए कुछ आपने अपने प्रियजनों के बारे में गलत देख लिया, तो जो भाव आपके अंदर आएगा उसे करुण कहेंगे। तो इसमें आपको आँखों में हल्का सा पानी होना चाहिए, आवाज़ आपकी भारी होनी चाहिए, आपके हृदय में वो दर्द होना चाहिए। ये चेहरे पे भाव है। नहीं भाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे जीने का सहारा हो, इस बात को समझो भाई। तुमसे बिछड़कर अगर मैं ज़िंदगी में कुछ पा भी गया तो वो पाना न कहाएगा। मैं फिर भी अधूरा रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो तुमसे पूरी होती है मेरे भाई। ईश्वर करे तुम जहाँ भी हो अच्छे से रहो, तुम तो हमें हमारे हाल पर छोड़ के गए, अगर तुम्हें ईश्वर खुश रखे। तो ये करुण रस हो गया। आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के दौरान अपने आप मेरे आँखों से पानी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हृदय की सच्चाई है। मैंने जिस ज़िंदगी को जिया है और उस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को मैंने देखा है, रिश्तेदारों को देखा है, उनसे बनते बिगड़ते रिश्तों को देखा है। तो जितनी भी घटनाएं आपके साथ ज़िंदगी में होती हैं, अगर आप उन्हें अपने सेंस मेमोरी में इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तब आप उसे अपने आप उस भाव को निकाल लेते हैं, तभी आप एक अच्छे कलाकार होते हैं। क्योंकि सेट पे आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप एक मंझे हुए और नामी कलाकार नहीं होते। वहाँ डायरेक्टर, कैमरामैन सभी की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि पूरे एपिसोड को शूट करना होता है दिन भर में, तो उतना समय आपके पास नहीं होता है। तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ेगा, तुरंत रोना, तुरंत हंसना, तुरंत गरजना, तुरंत शांत हो जाना। तो ये था करुण रस, करुण भाव। अगला जो भाव होगा वो होगा हास्य, यानी आप हंसेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर हास्य आपको करना है तो आपने ओवर एक्टिंग एक टर्म सुना होगा, तो आपको ओवर एक्ट करना होता है।
चेहरे को अलग अलग तरीके से बनाना होता है ताकि लोग को उसमें कॉमेडी नज़र आए, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। कॉमेडी आपके शरीर से, आपके हाव भाव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे से आ जाना चाहिए, और चेहरे को अटपटा बनाइए ताकि हंसी आ जाए, क्योंकि कोई भी अजूबा चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है उसे देख के हमें हंसी आ जाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप क्या कह रहा हूँ? अरे बाबू मसा है मैं वहाँ गया था, जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने वहाँ देखा कि तो इस टाइप से अभी डायलॉग मेरे जहन में उतना आ नहीं रहा है, तो इसी टाइप से आपको अलग अलग भाव भंगिमा बनानी होगी, और जिससे आपको सामने वाले दर्शक को हंसा सके। अरे बाबू मसा, तो ये हास्य हो गया। और वो लाइन्स आने के बाद थोड़ा इजी होता है, लेकिन सबसे टफ होता है बिना लाइन्स के आप अपने चेहरे से सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, अपनी आँखों से, अपने आँखों पे काम करना होगा। एक अभिनेता की आँखें ज़बरदस्त भावनाओं को संप्रेषित करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। आप जितने भी नामचीन एक्टर हैं दुनिया में, उनकी आंखें बहुत पावरफुल होती हैं, उनकी आंखें कुछ बोलती हैं। तो आंखों पर आपको काम करना होगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैंने एक वीडियो में अपने बताया था कि आप कैसे प्रैक्टिस करें अभिनय की, आप मिरर एक्सरसाइज करें, आप खुद को मिरर में देखें, अपने आँखों में आँखें डालकर अभिनय करें और ख़ुद को जज करें, अपने कमियों को देखें और उसको सुधार करें। अगला जो भाव है वो है, आप इसे वीर रस कह सकते हैं। वीर रस यानी वीरता की बात जिसमें होती है, जैसे राजपूताना राजा, मान लीजिए आपको पृथ्वीराज चौहान का रोल करना पड़े, काफ़ी वीर थे, मोहम्मद गोरी को कई बार हराया, 18 बार हराया, और 19वीं बार जब वो हार गए तो मोहम्मद गोरी ने इतना भी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति ने 18 बार मुझे जीवन दान दिया है तो एक बार इनके साथ न्याय करूं। वो उन्हें बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले गया और वहाँ पे उनकी आंखें निकाल ली। और फिर भी इतने वीर, इतने महान पृथ्वीराज चौहान की चंद वरदाई जो उनके कवि थे, उन्होंने स्लोगन में, उन्होंने अपनी एक छंद में, अपनी कविता में बताया कि कहाँ बैठा है मोहम्मद गोरी, और उसी हिसाब से शब्द वेदीवान चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने ढेर कर दिया मोहम्मद गोरी को। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक्टर के तौर पर अपने भारत के इतिहास के बारे में, अपने भारत के साहित्य के बारे में, आज के इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में, अपने समाज के बारे में, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि कब आपको किस तरह के किरदार मिल जाएं और करने पड़ें आप नहीं जानते हैं। तो थोड़ा अगर आपकी बेस होगी तो आपकी समझ अच्छी होगी, स्क्रिप्ट को आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप हड़बड़ा जाएंगे, डर जाएंगे कि ये कौन सी नई चीज़, कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गिरी है। तो थोड़े बहुत पढ़ाई भी करें। तो वीर रस में, आँखों में वीरता होनी चाहिए, चाहे दुश्मन की सेना कितनी भी बड़ी और कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। महाराज, मैं अपने राज्य के लिए सर कटने, सर को काटने और सर को कटाने से कतई पीछे नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, जब तक इस राज्य की सीमा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इस राज्य के एक भी नागरिक पर मैं आँच नहीं आने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से वीर रस समझाते वक्त हो सकता है मेरा भाव थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन आपको इसी तरह अभ्यास करना है, डायलॉग के साथ, मिरर में देखकर, बिना मिरर के नहीं, और स्वयं से अभ्यास करें। बेसिक्स आप अभिनय के जान जाएं, किताबों को पढ़ लें, थोड़ा बहुत थिएटर कर लें, हो सके तो कैमरा एक्टिंग भी कर लें, ताकि आपको ब्लॉकिंग वगैरह समझ में आ जाए कि कैसे ब्लॉकिंग होती है, क्या पोजीशनिंग होती है, क्या लाइटिंग होती है, कैसे प्रोफाइल शॉट देते हैं, कैसे फ्रंटल, क्या क्लोज, क्या एक्सट्रीम क्लोज, क्या मिड शॉट, क्या लॉन्ग शॉट, ये सारी चीज़ें आप जान जाए, कैसे 2-4 एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके। और उसके बाद आप अभ्यास करें, कमरा बंद करके 6 महीने आप प्रतिदिन एक मोनोलॉग जो कम से कम 1 से 1.5 पन्ने का हो, और आपकी अगर इच्छा शक्ति ज़्यादा है तो 10-10 पन्ने का भी मोनोलॉग आप लिखें, फिल्मों के मोनोलॉग लिखें, सीरियल्स के मोनोलॉग लिखें, क्योंकि आजकल जो चल रहा है उस टाइप के मोनोलॉग अभ्यास करेंगे तो आपको ऑडिशन के वक्त सहूलियत होगी। क्योंकि आप थिएटर के मोनोलॉग अगर करते हैं तो वो काफ़ी लाउड होता है, फिर आप ऑडिशन में जाते हैं उस तरह करते हैं, तो आज वो चलन नहीं है एक्टिंग की। थिएटर बैकग्राउंड से जो भी एक्टर आए हैं, आप उनकी एक्टिंग देखें, काफ़ी सटल एक्टिंग करते हैं, उनमें उतनी समझ थी, अपने आप को उस तरह ढाल लिया
क्योंकि अब लाउड एक्टिंग नहीं चलता है। लंबा लंबा हाथ ऐसे वैसे करके चेहरे पर अलग अलग भाव भंगी, काफ़ी नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए आपकी। तो उस तरह का आपको अभ्यास करना होगा। तो 4 मैंने बता दिए, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर। अगला है रौद्र। रौद्र मीन्स क्रोध। क्रोध में आपकी भौहें तन जानी चाहिए, नाक के नथुने फैल जाने चाहिए, कुछ इस प्रकार। मैं तुम्हें अपना समझकर छोड़ रहा था, लेकिन तुम ये मुझे भूल मत करना कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी से बात कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी गलती का तुम्हें अभी सज़ा दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी अबोध समझ रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा लाउड था, लेकिन लाइंस के साथ आप करेंगे तो थोड़ा करेक्ट भाव आएगा। तो 5 हो गए क्रोध। अगला चलते हैं विभत्स। विभत्स मीन्स आप किसी भी गंदी चीज़ को देखते हैं तो आप में घृणा पैदा होता है, उसके प्रति आप गंदा भावना आता है। जैसे आप दुर्गंधित लाश को देख लिए, किसी शव को देख लिए, सड़क पे कोई प्राणी मरा है, तो आप कैसे डिस्कस्टिंग, अरे क्या यार, कितनी गंदगी है यहाँ, छी 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 छी, भागो यहाँ से, भागो, चलो 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 चलो। नहीं, कुछ इस प्रकार की आपकी भाव भंगिमा होगी। बताते वक्त मेरा उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना मैं प्रैक्टिस करते वक्त करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को मिरर में देख के प्रैक्टिस किया करता था। अब तो मेरा संघर्ष चल रहा है बॉम्बे में, तो ऑडिशन में ही मेरी प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैं कमरा बंद करके 6 महीना निरंतर प्रतिदिन बिना एक दिन भी नागा किए हुए, यानी एब्सेंट हुए, मैंने 6 महीना निरंतर प्रतिदिन एक मोनोलॉग, और मेरा कोई भी मोनोलॉग 2 पन्ने 3 पन्ने, कभी कभी 10-10 पन्ने का मोनोलॉग मैं परफॉर्म करता था। हालांकि 10 पन्ने का परफॉर्म एक दिन में मैं नहीं कर पाता था, उसमें 2-4 दिन लग जाते थे मुझे। लेकिन मैं जब तक नहीं करता था, तब जब तक पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता था, मैं करता रहा था। आपको आर्यन का ये कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग है एक, प्यार के पंचनामा में, जो नॉन स्टॉप बोला गया है, 10 पन्ने का मोनोलॉग है वो, 10 मिनट का है वो। मैंने उसे परफॉर्म किया था और मैंने लगातार किया था, मुझे 4 या 5 दिन लगे थे, और मैंने उसके कम से कम 50 से 100 टेक खुद किए थे मिरर में देखकर। तो आपको अभ्यास करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत किए आप एक अभिनेता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं आपका लुक अच्छा है, आपका बिल्ड फिजिकल आपका अच्छा है, आप आएंगे 2-4 ऑडिशन देंगे, मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है 2-4 ऑडिशन से। आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक से एक धुरंधर भी आते हैं और एक से एक नौसिखवा भी आते हैं। तो आपको अपने आप से कम्पीट करना है, किसी और से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। खुद को तैयार करें, उसके बाद आएँ। तो 6 हो गए, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, विभत्स, वीर, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, वीर के बाद रौद्र, और उसके बाद विभत्स। 6 हो गए। 7वें भाव जो होते हैं भयानक। जैसे आपने कोई भयानक सा सीन देख लिया हो, जैसे किसी का मर्डर होते आपने देख लिया, तो ये भयानक हो गया। 7 हो गए। 8वां आपको आएगा शांत रस या शांत भाव, यानी आप बिल्कुल शांत हैं, आपके अंदर कोई भाव नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग से, अपने विचारों से, अपने शरीर से शून्य हो चुके हैं, वो शांत हो गया। 8 हो गए। और 9वां भाव जो है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर,
रौद्र, विभत्स, विभत्स, शांत। हाँ, एक अद्भुत होता है, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, एक अद्भुत होता है जैसे आपने कुछ अद्भुत देख लिया जो अकल्पनीय था, आपके इमेजिनेशन से बाहर था। आपकी आंखें अद्भुत और भयानक दोनों में खुले रहते हैं, फट जाती हैं आंखें, लेकिन भयानक में डर भी आपके साथ रहता है। जैसे आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपकी आंखों में थोड़ा आंसू भी आएगा, ये भयानक हो गया। लेकिन अद्भुत में आंखें खुलेंगी, आप थोड़ा अमेज होंगे। तो ये 9 तरह के भाव थे दोस्तों, आप इन्हें अपने अभ्यास में लाएं। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है क्योंकि मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा था साथ में साथ, तो आप इसे अभ्यास में लाएं और निरंतर देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अपना थिएटर करने के बाद, आप अपने कैमरा एक्टिंग करने के बाद, स्वयं को 6 महीने इन सारे कोर्सेज को करने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद, साहित्य का आपको एक्टिंग से रिलेटेड किताबों के बारे में किताबों को पढ़ने के बाद, अपने थिएटर करने के बाद, पहले तो आप पढ़ें, पहले तो आप घर में कम से कम 1 साल पढ़ें, अलग अलग किताब पढ़ लें, अलग अलग अभिनय के ऊपर लिखी किताब पढ़ लें। उसके बाद आप थिएटर करें कुछ दिन। थिएटर में आपका स्पीच काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ से जो कुछ भी आप सीख सकते हैं सीखें। 1 साल आप थिएटर कर लें या 6 महीना भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 या 4 या 6 महीने का कोई एक्टिंग कोर्स कर लें, कैमरा एक्टिंग, ताकि आपको कैमरा और सिनेमा कैसे बनता है इसका एक ओवरव्यू आ जाए। थिएटर में आपको सिर्फ एक्टिंग के ऊपर काम होती है, ज़्यादातर स्पीच के ऊपर काम होती है, लेकिन एक्टिंग की टेक्निकलिटी आप नहीं समझ पाएंगे। जो टेक्निक होता है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं कैमरा एक्टिंग के, वो आप नहीं समझ पाएंगे। किस तरह से फिल्में बनती हैं, काफ़ी टेक्निक होता है उसमें। तो ये 3-4 चीज़ें करने के बाद आप 6 महीने कमरे में बंद होकर रोज़ एक मोनोलॉग आप परफॉर्म करें। अपने डिक्शन पे ध्यान दें, अपने तलफ़ुज़ पे ध्यान दें, अपने ज़ुबान को साफ़ करें, और 6 महीने आप निरंतर कमरे में बंद होकर सुबह, एकदम सुबह योगा और एक्सरसाइज करने के बाद किसी शांत कमरे में चले जाएं, इसको बंद करें, लॉक करें। आप मोनोलॉग जो परफॉर्म करना है 1 दिन पहले शाम में लिख लें, नेट से देखकर। उस दिन लिखेंगे तो आपका रिदम टूटेगा, और सुबह एकदम मूड फ्रेश करके नहा धोकर तैयार होकर आप कमरा बंद करके एक मोनोलॉग कम से कम कोशिश करें 1 पन्ने का हो। डायरी, छोटी सी डायरी जो होती है 1/2 फीट की, तो डेली डायरी जो होती है उसमें 1 पन्ना मिनिमम शुरू करें, 1 पन्ने से, और धीरे धीरे 2, 3, 5, मिनिमम 5 पन्ने तक आप 1 महीने के अंदर में जाएं, और रोज़ याद करें। शाम में याद कर लें लिखकर, और फिर अगले दिन उसको रिवाइज करके सीधे परफॉर्म करें, और मिरर के सामने परफॉर्म करें। और हो सके तो जब आपको ओके लगे मिरर के सामने, तो कैमरा में भी परफॉर्म करके अपने सोशल मीडिया पर डालें, लोगों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, और हो सके तो मुझे भी शेयर करें। आपका वीडियो देखकर मैं भी कुछ सीख पाऊँगा। हो सकता है आप शुरू से ही बेहतर अदाकारी कर रहे हैं, तो मुझे शेयर करें। मैं भी अगर आपकी एक्टिंग से मैं कुछ सीख पाऊँ, कुछ मुझे बेहतर हो पाए, तो मैं चर्चा करूँगा अपने वीडियो में। हालांकि ये चैनल नया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, गिनती तो 0 से ही शुरू होती है, फिर जाकर 1, 2, 4 करके 100 तक गिनती जाती है। तो इन्हीं सब पॉजिटिव बातों के साथ इतना ही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए, जो भी करना चाहिए पूरे दिल से कीजिए, पूरी ईमानदारी रखिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में जो आपने डिसाइड किया है, खासकर अभिनेता बनने का, वो आपका फ़ैसला है, किसी ने थोपा नहीं है। तो जो फ़ैसला आपका है उसकी ज़िम्मेदारी पूर्वक आपको उसे निर्वहन करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए जो कुछ भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो करनी है। घर पे मेहनत जो आप करेंगे, मुंबई में आने पर एक संघर्ष का अलग ही लेवल हो जाता है। रहना, खाना, ट्रैवलिंग, खुद को स्वस्थ रखना, खुद को फिट रखना, ताकि आप ऑडिशन दे सकें। उसके बाद ऑडिशन की लाइन में खड़ा होना, तो आप काफ़ी मेंटली और फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा इस फील्ड के लिए, और उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी चाहिए।
आपको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने ब्रीदिंग कंट्रोल करना चाहिए। ब्रीदिंग को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आप अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें कि कैसे एक अभिनेता अपने सांस को होल्ड करके डायलॉग बोलता है, जहाँ रुकना है वहीं रुकता है, बीच में नहीं रुकता है। बीच में अगर आप बिना वजह रुक गए तो रिदम टूट जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इन्हीं सब पॉजिटिव बातों के साथ अपना बेहद ख्याल रखेंगे। आप अपने आप को फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और जो कुछ भी करना चाहेंगे पूरी दिल से करेंगे। हमेशा याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। और एक और बात, जब भी आप डीमोटिवेट हों तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक और शेयर करें। और जब भी डीमोटिवेट हों तो एक दृश्य जो नवाज सर की है, माझी द माउंटेन मैन में, जिसमें उन्होंने दशरथ माझी जी का रोल अदा किया है, जीवंत कर दिया है उस रोल को। दशरथ माझी जी ने 22 साल दोस्तों, 22 दिन नहीं, 22 महीने नहीं, 22 हफ्ते नहीं, 22 साल निरंतर एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। इससे मुश्किल काम दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अभिनय तो इस कार्य के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें कैसे अभिनेता बनना है उसके ऊपर हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों किताबें हैं, ऑडिशन कैसे देने हैं उसके ऊपर हज़ारों चीज़ हैं। बहुत सारे अभिनेताओं के हमारे पास बायोग्राफी हैं जिसे पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ को कैसे काट दें, इसके ऊपर कोई किताब नहीं थी दशरथ माझी जी के पास। तब उन्होंने अपने आत्मबल से और अपने दृढ़ संकल्प से उस असंभव कार्य को कर दिया। 22 साल एक इंसान लगातार रात दिन छेनी हथौड़ी से एक पहाड़ को काट देता है और सड़क बना देता है 12 फीट चौड़ी। तो इससे मुश्किल तो नहीं है। तो इस बात को आप याद रखें कि असंभव कुछ भी नहीं, बस आप में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस कार्य की सिद्धि जरूर होगी। तो और उस फिल्म का एक बेहद फेमस डायलॉग है, जब एक पत्रकार, आपको याद होगा, पहुंचते हैं दशरथ माझी के पास, जो नवाज सर किए थे। तो नवाज सर बोलते हैं अपना अखबार निकाल लो, अगर नौकरी करने में इतनी मुश्किल हो रही है तो उस पत्रकार ने कहा कि अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? तो उन्होंने कहा क्या पहाड़ काटे से भी मुश्किल काम है क्या? सोचिए कितनी बड़ी लाइन है। एक अनपढ़ इंसान थे दशरथ माझी, लेकिन कितनी बड़ी सोच समाज के लिए, खुद के लिए, और कितनी बड़ी दृढ़ शक्ति, कितना आत्मविश्वास कि 22 साल उन्होंने छेनी हथौड़ी चला दिया। गांव में अकाल आया, सभी भाग गए, वो नहीं भागे। हर किताब की जानकारी, हर किताब का ज्ञान उस एक इंसान के सामने छोटा है। एक और कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात चली है तो थोड़ा और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन रोचक बातें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जब सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट का भगवान है, इतने बड़े इंसान हैं और क्रिकेट में उनसे बड़ा बल्लेबाज न होगा, तो जब वो पाकिस्तान में थे उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। तो जब तेज बॉलर की गेंद उनके नाक पर लगी, नाक से खून बहने लगा, तो सिद्धू पाजी अपोजिट साइड थे, रनर थे, तो स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर इन पर थे। तो वो जाकर बोले कि तू ड्रेसिंग रूम चला जा, ठीक हो जाना फिर चले आना, टेस्ट मैच तो है, काफ़ी समय बचा हुआ है। तो सचिन साहब ने कहा मैं खेलेगा। कितनी बड़ी लाइन है। हर किताब इस लाइन के सामने छोटा है दोस्तों। मैं खेलेगा, आपको भी खेलना है। अगर उस दिन क्या था, वो इंडियन टीम में सेलेक्टेड थे, इंजरी हो गई थी, उन्हें फिर मौका मिल जाता, उसी टेस्ट में मिल जाता, उनकी लाइफ सेट थी। लेकिन वो उस समय पिच से हटे नहीं, इसीलिए वो इतने महान बल्लेबाज बने। उनकी दृढ़ शक्ति ज़बरदस्त थी। मैं खेलेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे
और ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप इच्छा रखते हैं अपने ज़िंदगी में पाना। खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए, जो कुछ भी कीजिए दिल से कीजिए। ईश्वर आप सबको बहुत बहुत कामयाबी दें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ फिर से एक बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दाबें ताकि चैनल पर डाले गए वीडियो का आपको अपडेट तुरंत मिले। सभी कोई अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार, हृदय से आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।